बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए सेकंड सेमेस्टर का जो इंग्लिश लिटरेचर का पेपर होता है, प्रोज एंड फिक्शन, पहले वाला पेपर होता है प्रोज एंड फिक्शन का, उससे संबंधित ये कंप्लीट वन शॉट वीडियो होने वाला है। इसमें मैं आपका कंप्लीट रिवीजन कराने वाला हूँ। मतलब इसमें आपके सामने स्टेंजा भी क्लियर हो जाएंगे, आपके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। पार्ट फर्स्ट है जिसमें आपको सबको पता है कि आपके सामने क्या देखने को मिलते हैं। आपको स्टेंजा वगैरह होते हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस में आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करके लिखना होता है। तो उसी हिसाब से इंपॉर्टेंट जितने भी हैं वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। चलो शुरू करते हैं। बुक्स आर लाइक द मिरर्स, इफ़ ए फूल लाइक इन लुक्स इन, यू कांट एक्सपेक्ट ए वाइज मैन टू लुक आउट। तो इसका क्या अर्थ है, इसी चीज़ को समझेंगे। कॉन्टेक्स्ट कहाँ से लिया गया, इसका क्या एक्सप्लेनेशन है, हर एक चीज़ आपको अच्छे से मैं समझाने वाला हूँ विद द मीनिंग, ताकि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए। कॉन्टेक्स्ट की बात करें, दिस स्टेटमेंट इज टेकन फ्रॉम एच बेलोक्स एसे ऑन एजुकेशन रिफॉर्म। तो ये कॉन्टेक्स्ट है जो अब आपके सामने, ज़रूरी नहीं कि यही लाइन है और कोई लाइन आ जाए जिसमें बुक वगैरह की नाम लिखा हो, तो उसमें आपको यही लिखना है। ये स्टेटमेंट कहाँ से लिखना है, ये कहाँ से लिया गया, एच बेलोक के ऐसे से लिया गया है ऑन एजुकेशन रिफॉर्म पे। समझ में आ गया आपको, ये कॉन्टेक्स्ट आपको लिखना ही लिखना, ऐसा कैसा याद कर लो, क्योंकि जो एच बेलोक्स के द्वारा जो किताब लिखी गई है ऑन एजुकेशन रिफॉर्म, उसी में बात की गई किताबों के ऊपर। अब इस लाइन का क्या मतलब है, इनका क्या एक्सप्लेनेशन, इसको समझेंगे। दिस लाइन सजेस्ट दैट बुक आर मेयरली टूल्स फॉर एक्वायरिंग नॉलेज। तो जो लेखक है वो क्या कहना चाहते हैं कि किताबें हैं ना, वो बहुत छोटा हिस्सा है किस चीज़ का, ज्ञान प्राप्त करने का। आगे अच्छे से और डिटेल में चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा। एंड द यूजर ऑफ दिस टूल इज मोर इंपॉर्टेंट देन द टूल देमसेल्फ। क्या कहा है कि ये वो हथियार है, किताबें वो हथियार हैं जिसको, जो उसमें जो चलाने वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि जो हथियार है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब मत समझो, थे एक बात सोचो, एक आदमी का हथम थे तलवार दे दी और एक आदमी का हथम चाकू दे दी। अब आदमी तलवार चलाने ही नहीं आ रही है, समझ में आ गई। तो वो इन कदे इन घुमा और कदे इनमें घुमा, वो आगलन तो के मार ले, खुद की चोट खा लेगो, और एक आदमी चाकुआए को चलाना 2 मिनट मायर मार के चले गो। तो हथियार मायने को रखा है, मायनों के रखा हूँ, चलाने को कया को है। बाई बात कभी भी रखी है कि जो चलाने वाला है ना, जो इस किताब को पढ़ने वाला व्यक्ति है, वो ज़्यादा मायने रखता है, ना कि किताब मायने रखता है। किताब में तो ज्ञान है ना, ज्ञान सभी के लिए बराबर ही रहता है। जैसे एक कक्षा में टीचर सभी विद्यार्थियों को बराबर ही पढ़ाता है, लेकिन कोई पढ़ लिख के इतने आगे निकल जाते हैं और उसी में पढ़ने वाले कुछ बच्चे चोर बनते हैं, और कुछ इसी क्लास में पढ़ने वाले कुछ बच्चे पुलिस में भी चले जाते हैं। समझ में आ गया ना आपको। तो यही फर्क है, ज्ञान लेने वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज्ञान देने वाले से ज़्यादा महत्वपूर्ण। समझ में आ गया आपको इतनी लाइनें। इफ ए फुलिश पर्सन रीड ए बुक दे विल नॉट ऑटोमेटिकली बिकम वाइज। तो क्या कहा, अगर एक मूर्ख व्यक्ति है, अगर वो किताब को पढ़ेगा तो अपने आप ज्ञानी नहीं हो जाएगा। द स्टेटमेंट एम्प्लाइज दैट ट्रू विजडम कम नॉट जस्ट फ्रॉम रीडिंग। तो क्या कहा है कि सच्चा ज्ञान है ना, व्यक्ति को सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं आता है, वो किस चीज़ से आता है, खुद से आपको आत्मचिंतन करने से आता है। बट फ्रॉम वन और करेक्टर एंड एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन एंड अप्लाई व्हाट इज लर्न। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। क्या कहा है कि किताब पढ़ने से सिर्फ आप जीवन में ज्ञानी नहीं बन जाओगे, आपको उस ज्ञान को जो आपने जीवन में प्राप्त किया है, उस ज्ञान को आप क्या करोगे, आपको अपने जीवन में अप्लाई भी करना है, अपने जीवन में आपको लागू भी करना होगा, तभी आप ज्ञानी कहलाओगे। वरना एक मूर्ख व्यक्ति चाहे किताब को कितना ही पढ़ता रहे, वो क्या होगा, कभी भी ज्ञानी नहीं बन सकता है। समझ में आ गया। जैसे आज के टाइम में कोई टापर ने बता दो थे ज्ञान की बात, तो वो इतनी कर देगो। जैसे आप थे भी वीडियो देख रहे हो, अपना का ज्ञान गणो ही है, लेकिन आप कर्म कितना बढ़िया है अपना, कौन ना बढ़िया। तो यही चीज़ है, किताबें हमें, सिर्फ किताब पढ़ने से व्यक्ति ज्ञानी नहीं होता है। ज्ञानी होता है इंसान अपने जो पढ़ाई की है, आपने जो किताबों को पढ़ा उसको अपने अंदर अप्लाई करने में, आप कितनी खूबसूरती से उन चीज़ों को अपने अंदर अप्लाई कर पाते हो, इससे आप ज्ञानी बनते हो। पहली जो स्टेंजा था, कॉन्टेक्स्ट था, मुझे उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ गया। बहुत डिटेल में मैंने चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है। अगले वाला पर्सन है, अगले वाला कॉन्टेक्स्ट है जो राइटिंग है, वो क्या है, नॉलेज एंड लाइक विजडम ग्रो बाई एक्यूमुलेशन, विजडम ग्रो बाई रिफ्लेक्शन। तो
ये जो कॉन्टेस्ट लिया गया है ये किससे लिया गया है आपके सामने, ये लिया गया बी रसेल की किताब नॉलेज एंड विजडम में से। तो आपको जहाँ भी स्टेंजा जो आपको आएगा उसमें नॉलेज एंड विजडम आए वहाँ पे आपको लिख के आ जाना ये कोटेशन बी रसेल की किताब नॉलेज एंड विजडम से लिया गया है, क्योंकि उसी की किताबों में बात की गई है नॉलेज और विजडम की। अच्छे से कर लो, ये कॉन्टेस्ट किससे लिया जाएगा, बी रसेल के द्वारा किताब नॉलेज एंड विजडम में लिया गया है। अब इन लाइनों का क्या अर्थ होगा उनको समझाऊंगा। इन दिस सेंटेंस रसेल डिस्टिंग्विश बिटवीन द नॉलेज एंड विजडम। तो ये जो लाइनें ली गई हैं इनमें जो डिफरेंस किया गया है वो किस में किया गया है, नॉलेज एंड विजडम में डिफरेंस किया गया है। मतलब ज्ञान और स्वतंत्रता में क्या फर्क होता है, ज्ञान और वास्तविक ज्ञान में क्या फर्क होता है, उसके बारे में इन्होंने बताया है। क्या बताया है, नॉलेज इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट इंफॉर्मेशन एंड डाटा कैन बी एक्यूमुलेटेड थ्रू द रीडिंग एंड राइटिंग। तो अपने जो लेखक है वो क्या कहते हैं, जो ज्ञान है ना वो कहाँ से आया, वो तुम्हारे फैक्ट, जैसे कि किताब पढ़ रहे हो, समझ में आ गई। जब महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप जो महाराणा प्रताप हैं उनके बारे में थे पढ़िया और उनके बारे में थे कि उन्हें कद जन्मया, कद उनकी मृत्यु हुई, कौन सा युद्ध लड़ा, उनको सेनापति क्यों हो, उनको घोड़ा के नाम और उनका हाथी को के नाम, और कद ब रोटी खाई, कद के करो, ए याद कर लियो, ए के ही ए नॉलेज है, मतलब फैक्ट को ज्ञान है था ना, समझ में आ गई। और डाटा को ज्ञान है था, समझ में आ गो, कद मरिया कद के करो, ये सब चीज़ क्या डाटा और फैक्ट्स है, उनका नॉलेज है ना। और ये कहाँ से आया तुम्हें, तुमने पढ़कर और याद कर कर इन सब चीज़ों को सीखा है। विजडम हाउएवर इज ए डीपर क्वालिटी दैट कांट बी एक्वायर्ड सिंपली बाय गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। और जो वास्तविक ज्ञान है ना, विजडम, विजडम क्या होता है, स्वतंत्रता, एक ज्ञान से जो स्वतंत्रता प्राप्त होती है उसको बोला जाता है। वो कैसे प्राप्त होता है, ये एक गहरा ज्ञान है जो आपको एक्वायर होता है कहाँ से, सिंपली गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब जो जानकारी आपको प्राप्त होती है और उसको अपने जीवन में उतार लेते हो, उसी को क्या बोला जाता है, विजडम बोला जाता है। अब आपने जीवन में, महाराणा प्रताप के जीवन में लाख संघर्ष रहे, लेकिन वो कभी भी संघर्षों से घबराए नहीं, अपने जीवन में निरंतर संघर्ष करते रहे, उन्होंने अपने आत्मसम्मान की लड़ाई को फिर भी जारी रखा। दो व्यक्ति हैं, एक तो यह है कि मान लो जो पढ़ लिया, बोले यो मैं महाराणा प्रताप की सबकी भी बता दूं, लेकिन बात आ जा अगर छोटी सी काटो गट जा तो ओहो आधे कर दे, है ना, थोड़ा सा भी परेशान हो जा। और एक व्यक्ति है, वो क्या है, वो व्यक्ति का क्या है, सिर्फ नॉलेज है, मतलब उसका फैक्ट को ज्ञान है। विजडम की है, विजडम को अर्थ है, एक व्यक्ति है जो महाराणा प्रताप ने पढ़ो, उनका जीवन का संघर्ष ने समझो कि जीवन में चाहे कितो भी संघर्ष आ जानो चाहिए, आप हाँ उस संघर्ष ने अपना जीवन में उतार के कदे भी विचलित को नहीं होगा, तो जीवन में कदे भी परिस्थितियाँ ही वो महाराणा प्रताप को जीवन याद करे और उनको संघर्ष करते निकल जा, तो वो है वास्तविक विजडम। समझ में आ गई, नॉलेज और विजडम में दो व्यक्तियों को उदाहरण से समझा दियो मथान। इट इज एबिलिटी टू यूज दैट नॉलेज इफेक्टिवली एंड अंडरस्टैंड द बॉर्डर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लाइफ। मतलब आपके सामने विजडम क्या होता है, विजडम होता है कि आपके पास गहरा ज्ञान होना चाहिए और उस ज्ञान को तुम अपने जीवन में उतार कर, समझ में आ गया, आप अपने नॉलेज को इफेक्टिवली यूज करते हो, मतलब जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान को क्या है, बहुत अच्छे से यूज करते हो। इट इज़ ए एबिलिटी दैट नॉलेज इफेक्टिवली एंड टू अंडरस्टैंड द बॉर्डर, मतलब आप जीवन के और जो नॉलेज आपने प्राप्त किया, जैसे महाराणा प्रताप के बारे में आपने सीखा, तो उनसे ये सीखा कि संघर्ष जीवन में कितना भी हो हमें हिम्मत नहीं आनी चाहिए। तो इस चीज़ को आपने अपने जीवन में अप्लाई कराया, यही क्या है, विजडम है। अपने जीवन को आप और गहराई से समझते हो किताबों के थ्रू। विजडम इज डेवलप थ्रू एक्सपीरियंस। जो विजडम है वो सिर्फ ना पढ़ने से आता है जीवन में, बल्कि जीवन में अनुभव करने से भी आता है। क्यों, आदमी चाहे कितनों ही रास्ता पर सही, चाहे वीडियो देख के चल जाओ कि भाई ये रास्ता पर चलना है, लेकिन जब तक आदमी का बाठा की ठोकर नहीं लगे, जब तक आदमी संभल के थोड़ी चल रहा है ना 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 कदे कौन चाल सके। तो यही है, आपको हमेशा जीवन में अनुभव से ही व्यक्ति गहराई से चीज़ें सीखता है। कंटेम्पलेटिंग द रिफ्लेक्शन ऑन द नॉलेज वी हैव रिक्वायर्ड, और रिफ्लेक्शन ऑफ नॉलेज इज रिक्वायर्ड, और जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है वो तुम्हारा जीवन में जब जैसे जैसे अनुभव करते चले जाओगे वैसे ही वो ज्ञान निखरता चला जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से चीज़ें, ये लाइनें सारी समझ में आ गई, नॉलेज एंड विजडम से संबंधित। अब मैंने आपको इतना ज्ञान तो दे दिया है, अब आपके सामने कोई स्टेंज आए आप आराम से कर दोगे। अगले वाला प्रश्न है, अल डोराडो वाज ए सिटी ऑफ द गोल्डन ड्रीम्स येट द जर्नी इटसेल्फ टोल्ड हिम मोर देन द ट्रेजर्स। तो अल डोराडो के बारे में जो कहानी है उसके बारे में अपन देखेंगे कि ये लाइन क्या बताती हैं। कॉन्टेक्स्ट की बात करें, दिस स्टेटमेंट इज फ्रॉम द R.L. स्टीवंस एसे एल डोराडो। तो यह आपका जो स्टेटमेंट दिया गया है ये कहाँ से दिया गया है, R.L. स्टीवन के जो एसे है कहाँ उसका एल डोराडो नामक जो आपके सामने
किताब है, कहानी है, उसके अंदर से दिया गया है। तो एल डोराडो की कोई कहानी है, उसमें आपको क्या लिखना है, आरएल स्टीवंस की जो एसे है एल डोराडो से लिखा गया है। अब अपन बात करेंगे एक्सप्लेनेशन की। दिस क्वेट एक्सक्लूड द सेंटर थीम ऑफ दिस है। तो ये जो कोटेशन ये दिया गया है, ये आपका जो पूरी कहानी है उसका सेंट्रल थीम है, मतलब उसका मुख्य केंद्र बिंदु है। चाहे कोई भी कहानी हो है ना, चाहे कोई मूवी देखो, तो वो पोस्टर पर जो नाम हो ना, वो क्यों है, वो मुख्य केंद्र हुआ है। समझ में आगो ना, बाई चीज कही है। स्टीवंस आर्ग्यूज दैट द परस्यूट ऑफ ए गोल इज ऑफ्टन मोर वैल्यूबल देन द गोल इटसेल्फ। तो स्टीवन क्या कहते हैं, आप जिस जीवन में जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हो, और उस जो लक्ष्य को प्राप्ति के जो जर्नी को आप जी रहे हो, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उस लक्ष्य को प्राप्त करने से ज़्यादा। द क्वेस्ट फॉर एल डोराडो ए मिथिकल सिटी ऑफ गोल्ड। तो वो क्या कहते हैं, जो जो इच्छा है एल डोराडो को पाने की, एक जो मिथिकल क्या होता है, काल्पनिक, एक जो काल्पनिक सिटी है एल डोराडो को पाने की। एल डोराडो बात हरी कौन सी कहानी है, केजीएफ की जो मूवी है ना, केजीएफ की मूवी में एल डोराडो को नाम सुने हुए थे, हाँ बहुत ही इंस्पायर हुई मूवी है यार, है ना। तो वही जो एक मिथिकल सिटी थी, देखो वो सोनो काटा करता, तो वही सेम टू सेम सिटी की बात करी गई है। was full of challenges and experience that give the explorer more wisdom and character than the material wealth was seeking। तो उस जो काल्पनिक जो सिटी की, जो काल्पनिक जो दुनिया की बात की गई है लेखक ने, उससे क्या दिखाया है, was the full of challenge and experience। वो दिखाया गया है कि जीवन में उस कहानी के माध्यम से कि संघर्ष और जो अनुभव है, गेव द एक्सप्लोर मोर विजडम। उन्होंने बताया कि जीवन में जो उस सिटी को खोजने पर, उस सिटी को, इस कहानी में क्या, उस सिटी को खोजा जाता है, उस एल डोराडो नामक जो एक आपके सामने जो शहर है, उसको खोजने का कार्य किया जाता है। तो लेखक यही बताना चाहते हैं, जो उस शहर को खोजने के दौरान जो मुश्किल चीज़ें आपने फेस करी हैं, जो मुश्किलें आपने सामना किया है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपका एक चरित्र निर्माण करने में ज़्यादा महत्वपूर्णकारी सिद्ध होती हैं, ना कि उस जो सिटी है, जो शहर को प्राप्त करने की जो आपकी इच्छा है, मेटेरियलिस्टिक, मतलब जो इच्छा होती है ना इंसान की, मैं ये प्राप्त कर लूँ, मैं ये प्राप्त कर लूँ, उस इच्छाओं से ज़्यादा ये जर्नी है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब सीधी सीधी बात कही है, जो 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 यह थाने शहर है ना, इन प्राप्त करने के दौरान जो इंसान जो ठोकर खाई हैं, जो एक्सपीरियंस लिए, वह ज़्यादा महत्वपूर्ण ही इस सिटी ने प्राप्त करना चाहिए। द जर्नी रिप्रेजेंट लाइफ स्ट्रगल्स एंड लर्निंग। ये जो कहानी के अंदर उस शहर को खोजने की जो प्रक्रिया है, जो जर्नी है, जो यात्रा है, वो आपके जीवन की यात्रा को दर्शाती है, जिसमें क्या दिखाया जाता है कि जीवन पूर्णतः जीवन में संघर्ष से भरा हुआ है। तो उस सिटी को खोजने में, अलग शहर को खोजने में अलग अलग प्रकार की चुनौतियों को सामना करना पड़ता है, और उन चुनौतियों को लेखक ने अपने जीवन की चुनौतियों के क्या सापेक्ष रखकर ये समझाया है कि आपका जीवन भी उस शहर को खोजने के समान आपके सामने चुनौती भरा होगा। वो शहर आपका लक्ष्य है, जिस तरीके से उस कहानी में वो शहर लक्ष्य था, ऐसे जीवन में आपका कोई ना कोई लक्ष्य होगा। जैसे थारो सरकारी नौकरी पानो कोई लक्ष्य उसका है, कोई अगर कोई धंधो कोई बिजनेस करोगा तो उन सक्सेस होना थारा लक्ष्य उसका है, कोई भी अगर कोई स्पोर्ट्स में हो तो स्पोर्ट्समैन बनने को थारा लक्ष्य है। तो वो लक्ष्य ना प्राप्त करने के दौरान जो थारी जीवन में चुनौतियाँ आएंगी, जो स्ट्रगल होगा, वो ही थारी की है जीवन में सीख और बाई थाना जीवन में आगे बढ़ाओगी। आर द ट्रू ट्रेजर, वही तुम्हारे जीवन का असली खजाना है। अब मुझे उम्मीद है अब आपके सामने शायद एल डोराडो से कोई भी कॉन्टेस्ट आए, ये लाइनें लिख कर आ जाना। बस आपको मैंने इतना चीज़ें समझाती हैं कि अब कोई भी आएगा आप आराम से लिख दोगे बस उससे संबंधित। सी मूव ग्रेसफुली अमंग द गेस्ट बट हर आइज बिट्रेड ए क्वाइट टेंशन एंड डाउट। तो ये लाइन लिखी गई है, ये कॉन्टेस्ट कहाँ से लिया गया है, दिस लाइन इज फ्रॉम द कैथरीन मैसफिल्ड की स्टोरी एक कप ऑफ टी। तो एक जो गेस्ट वगैरह की जहाँ पर बात होए तो अच्छे से याद कर लो, एक कप ऑफ टी का नाम लिखाना, किससे, कैथरीन मैसफील्ड है, उसकी जो शॉर्ट स्टोरी लिखी गई है एक कप ऑफ टी से ली गई है आपके सामने। समझ में आ गया आपको अच्छे से। चलो अब आगे की कहानियों के बारे में पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है, द सेंटेंस रिवल्स द इनर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट मोर्सल एफेल्स। तो यहाँ पर जो एक प्रोटोगोनिस्ट हैं मोसमेरी फेल, तो उनके जीवन में जो आंतरिक रूप से उनके जो द्वंद्व चलता रहता, मतलब कभी कभी अपने दिमाग में कोई अलग अलग प्रकार का विचार आता रही ना, मैं पढ़ाई करने बैठे तारा मन में आ गई, ओहो इंस्टाग्राम पर रील गुन देखिए फांस, तो इन्हीं द्वंद्व का युजा है। तो यो क्यों है, ये इस प्रकार के जो आपके दिमाग में जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह द्वंद्व वगैरह चलते रहते हैं, उसको उसी वैसे जो द्वंद्व को दिखाया गया है। वाइल सी अपियर पोइज्ड एंड कॉन्फिडेंट ऑन द सरफेस, वो व्यक्ति है वो बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है, आत्मविश्वासी दिखाई दे रहा है,
दिखाई दे रही है, महिला की बात है। हर आइज शोज हर इनर स्टेट ऑफ एंजाइटी एंड अनसर्टेनिटी, बट वो क्या है, वो उनकी जो आंखें हैं उससे पता चल रहा है कि उनके अंदर कितनी प्रकार की अलग अलग प्रकार की दुविधाएं दिमाग में चल रही हैं, वो कितनी चिंतित है, वो कितनी ज़्यादा परेशानी का सामना कर रही है। तो कदे कदे आया कोई मान लेते पेपर देने जा रहे हो है ना, और पेपर देने जा रहे हो बाहर तो था ना कोई भाई लोग पूछे कि डर लाग रहा है, ना ना मैं डरूँ हूँ कि है ना, लेकिन थाने बेरो रहा है कि डर तो मायनो लाग तो रहे क्यों पढ़िया को नहीं, यह बात तो है ना। तो वही चीज़ है, बाहर से फुल कॉन्फिडेंस दिखाई दे रही है लेकिन उसके आंखें बताई दे रही हैं कि उसके अंदर कितने प्रकार की उसके मानसिकता में द्वंद्व चल रहा है, वो कैसे उसकी जो चिंतित है, किस प्रकार से वो परेशानी का सामना कर रही है। दिस कॉन्ट्रास्ट हाईलाइट द थीम ऑफ द सोशल क्लास एंड इनसिक्योरिटीज। और ये जो लाइनें हैं ये क्या दिखा रही हैं, ये हर व्यक्ति के अंदर की जो हमारे अंदर जो इनसिक्योरिटी, असुरक्षा, जो टेंशन की भावना है ना, ये जो हमारे अंदर की जो असुरक्षाएं होती हैं उनको दिखाने का प्रयास है, मतलब दिखाया गया है। Marcella's extreme grace is a facade she used to maintain her social standing। और वो अपने जीवन में समाज के सामने पूर्ण रूप से आत्मविश्वासी दिखाने के लिए वो ये सब एक्टिंग कर रही है। बट हर ट्रू फीलिंग ऑफ डाउट, लेकिन उसके अंदर की भावनाओं की बात करें तो वो कैसी हैं, वो संदेह से भरी हुई हैं, डाउट से भरी हुई हैं। एंड द टेंशंस, और साथ के साथ वो चिंता के भी पात्र हैं, आर रिवील्ड थ्रू हर आइज। और ये सब चीज़ें कहाँ से दिखाई दे रही हैं, ये सब चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं उसकी आंखों के द्वारा। अगले वाला प्रश्न है, द ओल्ड मैन सैट क्वाइटली बाय द ब्रिज ऑब्जर्विंग द फ्लिंग एनिमल विद द सैडनेस। तो ये एक लाइनें ली गई हैं, ओल्ड मैन की जठे बात होगी उठे तान के करना है बताऊंगा था। दिस कॉन्टेक्स्ट इज फ्रॉम द अर्नेस्ट हेमिंग्वे शॉर्ट स्टोरी द ओल्ड मैन एट द ब्रिज। अब देखो ए सबसे पहले तान के करना है, जितना भी चैप्टर है ना उनका लेखका को नाम याद कर लो, लगभग 15 चैप्टर हैं थारे, उनका लेखका को नाम याद करो और उनके जो चैप्टर को नाम है वो अच्छे से याद कर लो, वो बहुत थारे गुणकारी बात है भाई, काम आ गई। और बाकी जो मैं दिया है ना ये सब ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, हण से ही देखने मिलेगा था, देख लीजिए थे। ये स्टेटमेंट कठे से लिया गया, अर्नेस्ट जो हेमिंग्वे है उनकी शॉर्ट स्टोरी है ओल्ड मैन एट द ब्रिज में, वहाँ से लिया गया। अब अच्छा स्टोरी में क्या कहा गया है, द लाइन वाइडली पोर्ट्रेट्स द डिवास्टिंग इफेक्ट ऑफ वार ऑन इनोसेंट सिविलियंस। तो ये जो लाइन है ये आपके सामने पोर्ट्रे करती हैं, दर्शाती हैं डिवास्टिंग इफेक्ट, मतलब झंझोर देने वाले, एकदम ख़त्म कर देने वाला जो आपका इफेक्ट दिखाई देता है, क्या किसका, युद्ध का इफेक्ट ऑन द इनोसेंट सिविलियन। मतलब युद्ध का टाइम पर जहाँ लड़ाई हो जाए सब ज़्यादा प्रभावित होने, भाई सैनिक तो हैं, उनको तो ड्यूटी है, उनको तो कर्म है वो काम करना, तो वह तो वही परेशान। लेकिन सोचो अब जठे जो शहर में जो लोग रह रहे हैं, आम नागरिक हैं, छोटा छोटा बच्चा ही वह परेशान हो जाए, महिला ही वह परेशान हो जाए, ये सबसे ज़्यादा है वार के अंदर जो आम नागरिक भी परेशान हुए उसका बारे में दिखाए गए हैं। बूढ़ा बुजुर्ग आदमी होगा वह परेशान हो जाए, बच्चा ही वह परेशान हो भाई, जवान आदमी तो फिर भी कटे को बंकर में चले जा, भाग के चले जा, लेकिन बच्चों को ऊपर पर देखो के बीतता है, और बूढ़ा आदमी को भी एक दूसरा टबरी है तो ऊपर भी उनको भी मानसिक स्थिति एकदम बिगड़ जाए, तो उस चीज़ के बारे में बताया गया। द ओल्ड मैन टू वेरी टू फ्ली सिट बाई द ब्रिजेज एंड वॉच द एनिमल्स। तो यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी है जो क्या कर रहा है, जो एक आपके सामने ब्रिज है, पुलिया है, उसके ऊपर बैठकर जो यहाँ पर एनिमल है, जानवरों को देख रहा है। His sadness is not only for the animal but also the destruction of his own life। यहाँ पर वो जो यहाँ पर बैठकर जो जानवरों को देख रहा है, ये क्या, वो उसका दुखीपना, उस जो लाइन, ये लाइन है उसमें जो दुखीपना दिखाई दे रहा है वो दुखी है, वो इन जानवरों को देखकर दुखी नहीं बल्कि वो दुखी है जो तबाही उसके जीवन में है, एंड ऑल दैट ही हैज़ लॉस्ट। और उसने इस जो युद्ध के दौरान उसने अपने जो व्यक्तियों को जिनसे वो सबसे ज़्यादा लगाव करता था उनको खो दिया है, उस चीज़ का उसको इन लाइनों में दुख दिखाई देता है। ही सिम्बलाइज द हेल्पलेसनेस एंड द प्रोफाउंड लॉस एक्सपीरियंस। और ये जो यहाँ पर ये जो आपके सामने लाइन ली गई है इसमें क्या दिखाया गया है, उसकी कुछ नहीं कर पाने की जो कमी है, मतलब हेल्पलेस, वो किसी की भी, उन सब लोगों में से किसी भी व्यक्ति की मदद नहीं कर सकता, ये उसकी मजबूरी को दिखाता है। एंड प्रोफाउंड लॉस एक्सपीरियंस, और उसको ऐसे महसूस होता है कि जैसे उसने जीवन में सब कुछ खो दिया है। एक्सपीरियंस बाय द ऑर्डिनरी पीपल कोट ऑन द क्रॉस फायर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। और ये जो भावनाएं हैं ये हर व्यक्ति, हर सिविलियन, हर एक आम नागरिक अपने अंदर महसूस कर रहा है। कब करता है वो ऐसा महसूस, जब कोई भी युद्ध है वो हो रहा होता है तब।
अगले वाला है द एनिमल लेबर्ड विद द होप एंड फेथ फॉर दे बिलीव्ड इन बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर फॉर द देमसेल्फ। तो ये कॉन्टेक्स्ट है आपके सामने। द क्वोट इज फ्रॉम द जॉर्ज ऑरवेल्स नोवेल एनिमल फार्म्स। तो ये जो आपके सामने जो कोटेशन लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है? जॉर्ज ऑरवेल का जो नोवेल है एनिमल फार्म है वहाँ से लिया गया है। तो एनिमल वगैरह का जो शब्द आ जाए और लेबर्ड होप फेथ वगैरह का कुछ शब्द आ जाए तो आपको क्या करना है? एनिमल फार्म की जॉर्ज ऑरवेल की किताब है वहाँ से वो कॉन्टेक्स्ट लिए गए होंगे, समझ जाना आप। अब एक्सप्लेनेशन की बात करूँ मैं आपके सामने। द सेंटेंस डिस्क्राइब द एनिमल इनिशियल मोटिवेशन आफ्टर द रिविलेशन। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है? इस जो सेंटेंस में दिखाया गया है कि जो जानवर होते हैं उनके अंदर किस तरीके से भावना होती है, किस तरीके से वो एकदम मोटिवेटेड रहते हैं, आत्मविश्वासी रहते हैं लड़ाई के बाद में। दे वर्क टायरलेसली, और वो बिना थकावट के लगातार गुड़ता रही। देखो वो दो कुत्ता आपस में लड़ता रही तो दो सांडा देखो आप, सांडी जब मतलब जो आपस में लड़ता रहेगा तो यहाँ पूरी इंटेंशन के साथ लड़ता रहेगा, वो गए सिंह की देखो, वो गए सिंह की देखो। तो ये तरीका में उन्होंने दिखाए गए हैं ऑन द फार्म, और वो बिना थके लगातार लड़ रहे हैं जो फार्म समझो थे जिसके अंदर उन्हें बांध के रखा है। बिकॉज दे बिलीव दैट दे आर बिल्डिंग ए सोसाइटी फ्री फ्रॉम द ह्यूमन्स ऑपरेशंस। और उन्हें किस चीज़ का वो किस चीज़ में विश्वास करते हैं? वो चाहते हैं कि हम ये जो बिल्डिंग है, ये जो जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ पर क्या करेंगे? वहाँ पर अपने लिए एक समाज का निर्माण करेंगे। समाज को निर्माण ऐ को नहीं कि वो कोई आपका चार घर बना देगा, ऐ नहीं। समाज को निर्माण है कि बस जठे रह रहे हैं, उठे सबका साथ मिलजुल के रहेगा एक तरीके से। और ये जो मानव उन्हें बांध कर रखता है उस सब इन सब चीज़ों से उसको क्या हो जाएगी? उन्हें मुक्ति मिलने वाली है। वेयर दे विल बी इक्वल एंड प्रोस्परस। तो उन्हें क्या बताएगा? यहाँ पर इस फार्म में जो जानवर हैं वो सभी के सभी के हैं, बराबर है। क्यों? एक फार्म, एक बात सोचो, एक दो कुत्ता ही, एक कुत्तो भाई आपका कोई आदमी का घर है जठेन बढ़िया एकदम गद्दा पर स्वाई जाहिर, 2 टाइम रोटी पेडिग्रीर कदे की मीर कदे की मी मिले, है ना। एक कुत्ता अपने गली को है बिचारो, उन कोई रोटी पहले तो एक रोटी देंगे और एक बात और मारेगा, तो दोनों के जीवन में अंतर है ना। अब एक बात सोचो भाई, नगर पालिका लेगा उनने और डाल दिया जो नगर पालिका का स्टेशन है जो दिल्ली में दिया, दोनों बराबर, दोनों खुश, दुनिया में कोई टेंशन नहीं है। एक ने बाटो खाने की टेंशन कोई नहीं, दूसरा ने साथ पेटी खरी खाने की जो आदत पड़ी ना, साथ में सुते रुकते बैठा है ऊँ चले गए, तो दोनों का जीवन समान स्तर पे आ गया है। तो उसी की बात की गई है कि अब जो उनका जीवन है, उन जो दोनों जानवर है वहाँ पर जितने, सबका जीवन क्या है? वो मुक्त, मतलब सबका समान है और सब खुश हैं वहाँ पर। हावेवर दिस स्टेटमेंट डीपली अर्निक, ये जो बातें कही गई है ना यहाँ पर, ये बहुत ही ज़्यादा व्यंग्यात्मक है, मतलब व्यंग्य करे हुए है। द एनिमल होप एंड फेथ आर अल्टीमेटली एक्सप्लॉइटेड बाय द पिग्स। तो यहाँ पर जो एनिमलों की जो इच्छा है और जो उनकी भावना है वो अल्टीमेटली उन्हें परेशान किया गया है, किनके द्वारा? पिग्स के द्वारा। यहाँ पर पिग वगैरह जो मतलब सुअर वगैरह, उनका एग्जाम्पल लिया गया। हु ग्रेजुअली टेक कंट्रोल एंड टेक ए सिस्टम इवन मोर ऑपरेशन देन द वन दे ओवरथ्रू। और उन्होंने, अब अपन देखेंगे पार्ट नंबर बी है, जिसमें आपको जो छोटे वाले प्रश्न आते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं, जिनमें आपको 150 वर्ड में करना होता है, सभी के सभी आपको अपन क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो मैंने आपको कॉन्टेस्ट और स्टेंजा से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बच्चे परेशान रहते हैं, सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। अब अपन छोटे वाले प्रश्न देखेंगे। पर्सन एक्सप्लेन द बेकॉन्स परसेप्टिव ऑन द यूजेज एंड द अब्यूजेज ऑफ द स्टडी। तो आपको बेकॉन्स हैं, उनका क्या परसेप्शन था, उनका क्या विचारधारा थी, उनकी क्या थिंकिंग थी, कैसे वो सोचते थे ऑन द यूजेज एंड अब्यूजेज ऑफ द स्टडी। तो जो पढ़ाई से संबंधित, पढ़ाई को किस प्रकार से यूज किया जाता है, कैसे उसको मतलब गलत तरीके से सही से यूज किया जाता है, पढ़ाई को कैसे उसको गलत तरीके से यूज किया जाता है, उनके बारे में क्या विचारधारा है बेकॉन्स की, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। In this essay of the studies, Francis Bacon outline 3 main uses of study। तो ये जो आपके सामने जो ऐसे दिखाई देता है ऑफ स्टडीज़, जो फ्रांसिस बेकॉन के द्वारा लिखा गया है, वो क्या आउटलाइन करता है? वो 3 मुख्य चीज़ें हैं, वो 3 मुख्य जो यूज हैं, मतलब जो पढ़ाई है उसके 3 मुख्य जो यूज होते हैं, किस प्रकार से उनको यूज किया जा सकता है, उसके बारे में बताया गया है। किस किस चीज़ों में 3 यूज क्या बताएं? फॉर डिलाइटमेंट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर द एबिलिटी। मतलब डिलाइटमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति के लिए, दूसरों ज्ञान देने के लिए, ज़्यादा ऑर्नामेंट क्या है? सजाने के लिए। तो ऐ तो को नहीं कोई ज्ञान है जो अपना कोई आर की नया पेड़ लेंगा, सजाने को अर्थ है कि कई लोगों ने आदत को नहीं तो ज्ञान कम और ज्ञान ज़्यादा देवी में, तो हुन के लिए बात करी गई। एंड फॉर एबिलिटी, और वो गुण होता है उससे संबंधित।
He argues that reading provide a private source of pleasure and a way of escape from the life routine. तो इन्होंने क्या बताया, बेकॉन्स क्या कहते हैं, पढ़ना, लगातार पढ़ना एक व्यक्ति को क्या एक प्रकार का मज़ा देता है, एक प्रकार का उसे इस चीज़ से मुक्ति देता है कि वो अपने जीवन के जो जीवन का हिस्सा है, जीवन की जो प्रक्रिया है उससे भाग सके। क्यों? टाइम ख़राब कर सके। सीधी सीधी बात है, पढ़ने को इन्होंने इस परसेप्टिव में टाइम ख़राब करने जैसा माना है। For ornament, studies in race conversation and make a person appear learned and eloquent in the social setting. तो इन्होंने डिलाइट में तो माना था कि मतलब इंसान के सिर्फ पढ़ लिया है, वो ज्ञान को कठे उपयोग कौन करे। अच्छा, ऑर्नामेंट में इन्होंने क्या माना है कि इंसान पढ़ लेता है सारी चीज़ों को और क्या कर लेता है, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है। तो इसमें क्या है, मेक ए पर्सन अपीयर लर्न एंड इलोक्वेंट इन द सोशल सेटिंग, मतलब वो अपने जीवन में उस पढ़ लेगा और ज्ञान को उतार लेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंटली फॉर एबिलिटी, स्टडीज इक्विप इंडिविजुअली विद द स्किल टू मेक द साउंड जजमेंट एंड हैंडल बिजनेस मैटर इफेक्टिवली। अब और डीप में मैं तीनों चीज़ों को समझाऊँ आपको। डिलाइट का अर्थ मानना है कि ऐसा व्यक्ति जो पढ़े ही ना, समझ में आ गया, वो सीधा पढ़ाई से भागता रहे। ऑर्नामेंट, ऐसा व्यक्ति जो पढ़ाई तो करे लेकिन बस पढ़ाई को क्या पढ़ के उन सब चीज़ों का कहीं जीवन में उपयोग ना करे। एबिलिटी मतलब वो पढ़ाई आपके जीवन में काम आ रही है। तो यहाँ पर क्या बताया, एबिलिटी वो होती है जो हर व्यक्ति उस पढ़ाई को स्किल की तरह काम ले और उनको जजमेंट की तरह, कोई बिजनेस हो गया, कोई आदमी अगर बिजनेस से संबंधित पढ़ाई करे तो बिजनेस में काम ले, अगर जहाँ थे स्टूडेंट हो, इस चीज़ में पढ़ लिख के थे नौकरी लागा, या फिर ई पढ़ाई ना थे जीवन में थार कोई बिजनेस में उतार लियो, ई पढ़ाई ना थे जीवन में जब मान लो वो पढ़ाई करी और मैं पढ़ के अब थाना पढ़ा रहा हूँ, तो यह मेरी स्किल होगी ना, तो यह क्या एबिलिटी है मेरी, समझ में आ गई। तो अब थारा तीन भाईला हैं, एक भाईलो है कौन सो, अभी समझा देता हूँ। एक भाईलो है थारो कौन सो है, उसको क्या नाम है, डिलाइट। एक आपका फ्रेंड है, उसका क्या नाम है, डिलाइट। डिलाइट के नाम याद सो। डिलाइट कौन है, जो कदे कौन पढ़े, जिसको ये लक्ष्य है, अरे हो जाऊँगा पास, आसा पास का टिप टाप के पास हो जाऊँगा, वो आदमी है डिलाइट। समझ में आगो, जो हमेशा स्टडी से भागते रहे। दूसरा आदमी क्या, ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट कौन को कहीं को आदमी है, ऑर्नामेंट अया को स्टूडेंट है, थारो विद्यार्थी है जो पढ़ाई तो करा है लेकिन पढ़ाई के है आधी रात पहले पढ़ाई के लिए, कोई ना आप मोहित सर को वीडियो देख लें और पढ़ा के दो आँख लिख के अपना पास ही तो होना है, आधी रात पहले पास हो जाऊँगा। तीसरा आप थारो स्टूडेंट है, भाईलो है, वो कौन है, एबिलिटी। एबिलिटी कहीं को भाईलो है जो केक रहे, जो क्लास में भी पढ़ा है, बाहर न जाके भी पढ़ा है और वो पढ़ाई को उपयोग वो केक रहे हो, पढ़ लिख के जल्दी से नौकरी भी लागो, तो वो कौन है, एबिलिटी है। समझ में आ गई, तीनों फ्रेंडा के बारे में थारा बता दियो मैं। हाउएवर बेकॉन्स आल्सो वार्म अगेंस्ट द अब्यूजेस ऑफ स्टडी। तो उन्होंने क्या है, जो पढ़ाई का गलत तरीके से उपयोग किया गया है उसके बारे में लोगों को चेतावनी दिया है। तो गलत उपयोग है कोई नहीं कि पढ़ाई से थे कोई को मर्डर कर देगा, नहीं, समझो क्यों है। सी क्वेश्चन अगेंस्ट द स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन स्टडी। उन्होंने सीधा सीधा मना किया कि ज़्यादा पढ़ना भी नहीं चाहिए आदमी ने। इट कैन लीड टू लेजीनेस। जब इंसान ज़्यादा पढ़ाई करता है तो वो क्या होता है, वो आलसी होता चला जाता है। Relying solely on the academic rules can make a person pedantic and detached from the practically reality। तो क्या बताया गया है, कोई आदमी सारा दिन पढ़तो किताबों में पढ़े रहे, वो जिंदगी की वास्तविकता से दूर चले जाए और आलसी हो जाए, तो ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करनी चाहिए। तो यह काफ़ी बच्चा के लिए खुशखबरी है इस टाइम में जो बैकॉन्स की बातें। ही ऑल्सो एडवाइज अगेंस्ट यूजिंग स्टडी मेयरली फॉर शो और आर्ग्यू विद द रियल पर्पज। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने लोगों को समझाया है कि पढ़ाई करना अच्छी बात है और पढ़ाई करनी भी चाहिए, लेकिन उस पढ़ाई का उपयोग अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों को, अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को, अपने जीवन में आने वाली आपकी समस्याओं में अप्लाई करना चाहिए। पढ़ के आए कोई नहीं कि वो बहुत जोर को ज्ञानी बन जाना था। According to the Bacons, the ultimate goal is to combine the theoretical knowledge from book with the practical experience। तो आखिरकार इस पढ़ाई का मतलब क्या है, इस पढ़ाई का यही मतलब है कि ये जो किताबी ज्ञान है इसको आप व्यवहारिक ज्ञान से दोनों को जोड़ दीजिए और उसको और जो पढ़ाई कर रहे हो आप किताबी ज्ञान को पूर्ण बनाइए। ये था आपके सामने बेकॉन के ऑफ स्टडी से संबंधित जो प्रश्न था वो। अगले वाला है डिस्टिंग्विश बिटवीन द नॉलेज एंड विजडम डिस्कस बाय द बी रसेल। तो इन द नॉलेज एंड विजडम Bertrand Russell मेक ए क्लियर डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो यहाँ पे आपको नॉलेज एंड विजडम में क्या करना है, आपको डिफरेंस बताना है दोनों चीज़ों में। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, इन द नॉलेज एंड विजडम Bertrand Russell मेक ए क्लियर डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू कॉन्सेप्ट्स। ही डिफाइन नॉलेज एज ए एक्युमुलेशन ऑफ द फैक्ट। तो यहाँ पर नॉलेज एंड विजडम के बीच में Bertrand Russell ने क्या बताया, एक क्लियर डिस्टिंग्विश मतलब एक क्लियर, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन द नॉलेज एंड विजडम बाय द डिस्कस बाय द बी रसेल। तो आपके सामने जो
ज्ञान और विजडम के बीच में, मतलब नॉलेज एंड विजडम के बीच में क्या अंतर होता है इसके बारे में बताएं। द नॉलेज एंड विजडम बाय द बीटर रसेल्स मेक ए क्लियर डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू कॉन्सेप्ट। ही डिफाइंस नॉलेज हैज एक्यूमुलेशन ऑफ द फैक्ट। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि नॉलेज और विजडम है वो क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ द फैक्ट्स है। एक्यूमुलेशन ऑफ द फैक्ट्स मतलब एक ज्ञान का संग्रह, मतलब मैं बताया ना, माना प्रताप वाला एग्जांपल दियो था ने कि अपना ने उनका बारे में सब कुछ पता है कि कद मरिया कद जिया कद के करो, कौन सी लड़ाई लड़ी कठी लड़ी, कौन उनको हाथी को नाम घोड़ा को नाम, कद सोया करतार कद खाया करतार के, ये सब चीज़ें क्या है, फैक्ट है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको ज्ञान है, इसी को नॉलेज बोला जाता है। अगले वाला क्या है, एंड एक्यूमुलेशन ऑफ फैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड स्किल्स, मतलब जानकारी है, स्किल वगैरह, अनुभव, जो कोई भी कार्य करने को तरीकों पे है, वो सब नॉलेज है। नॉलेज इज ए स्पेसिफिक एंड कैन बी एक्वायर्ड थ्रू द फॉर्मल एजुकेशन। नॉलेज है, देखो जो किताबा के द्वारा जो भी चीज़ थे पढ़ो ना, ये सब नॉलेज का अंडर हुआ है। क्यों, इसमें थे फैक्चुअल चीज़ें पढ़ो, जितनी फैक्ट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी जाए हैं कि बाकी है सारो कंपटीशन के लिए जो स्टडी करते हो ना, वो सारे क्या होता है, फैक्चुअल स्टडी में आता है। और जो आप ई टाइम में थे पढ़ाई करो ना यार, थारी विजडम का रूप में आइयो, थारो ज्ञान विकसित करने के लिए पढ़ाई करिए जाए था। रीडिंग एंड रिसर्च, और वो कहाँ से प्राप्त करते हो, तुम पढ़कर और रिसर्च करके तुम वो चीज़ें प्राप्त कर रहे हो। इट इज़ ए नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट, ये चीज़ें ज़रूरी हैं लेकिन पर्याप्त नहीं है फॉर द गुड लाइफ। ये सब मतलब फैक्ट का बारे में ज्ञान होना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सोचते हो कि इसी के सारे आपका पूरा जीवन कट जाएगा, तो ये सब चीज़ें आपके सामने पर्याप्त नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन कैन हैव ए वास्ट अमाउंट ऑफ नॉलेज अबाउट हिस्ट्री और साइंस विदाउट हैविंग एन अंडरस्टैंड ऑफ हाउ टू अप्लाई इट इज़ ए रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। तो इन्होंने कहा कि मान लीजिए एक आदमी है जिसके पास, आया समझ लो एक आदमी है जो क्या करो डेली यूट्यूब पे वीडियो देखा है कि गाड़ी का टायर कैसे बदलें, पंचर होने पर उसके पंचर को कैसे निकालें, डेली यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं। उन ज्ञान तो गो कि अपना टायर कैसे निकालना चाहिए। अब टायर गाड़ी को एक दिन के गाड़ी को टायर खराब हो, कदे जिंदगी में वो टायर गना खोल के कौन देखो, बस वीडियो देखा कर तो डेली और किताब में पढ़ लिया कर। तो एक दिन के वो कट्ठे जा रहे हो, गाड़ी को टायर खराब हो, अब साहब जी खोलना शुरू कराया तो वह भरने का याद आया, वहाँ वीडियो तो देखा करता, लेकिन अपना तो अस्तर शस्त्र ही को नहीं, वह भी तो लेके चलना पड़े। अच्छा अस्तर शस्त्र तो खोलना शुरू करो तो हम जोर नहीं स्क्रू खोल। अब उनकी गाड़ी क्या होता है, हर गाड़ी के अपने अपने हिसाब से स्क्रू खोलने का तरीका होता है, तो कद इन दबा और कदे इन दबा, वो का समझ में होने रही। तो यही है जी, वो गाड़ी खराब हुई तो अगर वो एक बार खोल के देख ले तो आपकी गाड़ी का टायर, तो उनके तो वो फैक्चुअल ज्ञान के तो वीडियो के द्वारा सीखो, और नॉलेज कठवाए उन एक्सपीरियंस के द्वारा सीखो, तो समझ में आ गया ना। तो नॉलेज के जो थे वीडियो में देख देख के जो चीज़ सीख रहे हो ना, बाई चीज़ क्या नॉलेज है, जिसमें क्या होता है आपको चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान है लेकिन आप उसको रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते हो। विजडम ऑन द अदर हैंड इज़ द एबिलिटी टू यूज़ नॉलेज इफेक्टिवली। और विजडम क्या है, विजडम क्या, सच्चा ज्ञान। वो क्या होता है कि कोई भी जो ज्ञान है आपके पास, उसको आप बहुत अच्छे से अपने जीवन में अप्लाई कर पाते हो। इट इन्वॉल्व ए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, और ये आपको क्या प्राप्त देता है, ये आपको जीवन में और अधिक गहराई से चीज़ों को प्राप्त करने का ज्ञान देता है। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन नेचर, और साथ के साथ आपको गहराई से चीज़ों को, जो इंसान की जो नेचर होता है, इंसान का जो व्यवहार होता है, आपको उससे ज़्यादा उसको सीखने पर का और ज़्यादा जोर देता है। एंड द अवेयरनेस ऑफ द लाइफ पर्पज़, और साथ के साथ आपको जो लाइफ से, ज़िंदगी से का क्या पर्पज़ होता है, उससे संबंधित आपको सीखने की क्या देता है, अवेयर करता है, ज़िंदगी के बारे में और चीज़ें समझाता है। Russell argues that wisdom requires a sense of proportion and ability to see the world not just through our narrow viewpoint। तो क्या देता है, वही जो ज्ञान है ना, ज्ञान वो जो विजडम है, सच्चा ज्ञान है, वो जीवन में अलग अलग पहलू से आपको चीज़ें समझाता है। जहाँ जहाँ कि मान लो थे पहले थारा गाँव में रिया करता, तो थारी भी के सोची कि 8 बजे सो जाना चाहिए, और अपना भी सिर्फ ये सरकारी नौकरी लाख कहाँ, सिर्फ कमांड को एक ही तरीको है, सरकारी नौकरी, और कोई तरीको को नहीं। अब थे के शहर में आया तो थान बेरो पाटे, ओ हो उरत तो जिंदगी में मतलब एक सरकारी नौकरी वाले से ज़्यादा तो वो मोमोज वाला रेडी लगा रहे बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। तो कि कहीं बेरो पाटे हो क्यों, यह चीज़ थान कहीं बेरो पाटी थे, बाहर निकला जीवन में और एक्सपीरियंस करे, और चीज़ें अनुभव करी, तब थे जिंदगी जब देखी ना, जब थाने बेरो पाटे हो कि जीवन में और भी बहुत तरीका है। एक थारे पास में एक दोस्त रहे, वो वेबसाइट बनाओ है, वो की मना की कमाई 2-2 लाख रुपया है, समझ पा रहे हो ना, घर बैठा है, बस कोडिंग करता है थोड़ी सी और वेबसाइट बना देता है। तो ये चीज़ें तुम्हें कैसे पता चली, जब तुमने जीवन में लोगों से मिले, जीवन में चीज़ों को अनुभव किया। तो इसी को क्या बोला गया, विजडम बोला गया है। ये तुम्हें जीवन को और अधिक नज़रिया देता है, जीवन को और स्पष्ट रूप से देखने का।
वाइल नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड विजडम, जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसको प्राप्त किया जाता है पढ़ के, लिख के, सुनकर। वैसे विजडम ग्रो थ्रू रिफ्लेक्शन एंड एक्सपीरियंसेस, और जो विजडम, वो विजडम कैसे आता है? रिफ्लेक्शन से, अनुभव से आता है, और आप कर करके उन चीज़ों को सीखते हो। फॉर रसेल ट्रू विजडम इज़ एन असेंशियल गाइड फॉर लाइफ, और रसेल के अनुसार जो विजडम है वो कैसा? एक वास्तविक गाइडेंस है कोई भी ज़िंदगी के लिए। तो रसेल के अनुसार क्या है? एक सच्चा विजडम क्या होता है? ज़िंदगी को गाइड करने के लिए ज़रूरी होता है। प्रिवेंटिंग इंडिविजुअल फ्रॉम यूजिंग देयर नॉलेज, और लोगों को ज्ञान को क्या करने को? लोगों को जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो क्या करता है? जो सच्चा ज्ञान है वो क्या करता है? आपने जो ये किताबी ज्ञान प्राप्त कर लिया ना, उसको सही से लगाने में जीवन में आपको काम आता है। तो ये फर्क है नॉलेज और विजडम के अंदर। अगले वाला प्रश्न है, हाउ डज स्टीवंस इलुस्ट्रेट द आइडिया ऑफ हैप्पीनेस इन द एल्डोराडो। तो एल्डोराडो के अंदर जो स्टीवंस ने क्या आइडिया बताया है हैप्पीनेस का, जीवन में खुशी रखने का? In his essay, El Dorado, Al Stevens illustrates the idea of happiness by arguing that it lies not in the final achievement or distractions, but in the journey of pursuit. तो ये जो essay लिखा गया एल डोराडो, एल स्टीवंस के द्वारा, उसने जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, उसको क्या दिखाया गया है? वो जीवन में कोई भी लक्ष्य है ना, जैसा सरकारी नौकरी पाने को कोई लक्ष्य है, तो ये क्या बताया कि सिर्फ सरकारी नौकरी जिस दिन पाले हुआ, जिस दिन नहीं था खुशी को नहीं होगी ना, ना, जीवन की वास्तविक खुशी उस दिन नहीं मिलती है जब आप जीवन में लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हो। बट द जर्नी ऑफ परस्यूट, लेकिन जब वो उस जर्नी को, जब आप जीते हो, उस जर्नी के जो यात्रा करते हो, उस यात्रा में असली खुशी है। हिज यूजेज द मेटाफर ऑफ द मिथिकल सिटी, और यहाँ पर उन्होंने मेटाफर, उन्होंने दर्शाने के लिए, उन्होंने दिखाने के लिए क्या, उस उदाहरण के लिए उन्होंने किसका यूज किया है? उन्होंने उदाहरण के लिए यूज किया है एक जो मिथिकल सिटी है, कौन सी? एल डोराडो वाली, उसका यूज किया है। टू रिप्रेजेंट एनी अल्टीमेट गोल और एम्बिशन, उन्होंने जो एल डोराडो वाली जो जो शहर है, उसको एक अंतिम लक्ष्य के द्वारा, कोई भी व्यक्ति है उसका जैसे लक्ष्य होता है ना, उसको प्राप्त करने के रूप में दिखाया गया था। नौकरी भी के एल डोराडो ही है, वही एक सपना की दुनिया वही है। ही सजेस्ट दैट द ट्रू वैल्यू इज़ नॉट फाइंडिंग द गोल्ड, उन्होंने क्या बताया है कि जीवन में वास्तविक जो लक्ष्य है, वास्तविक खुशी आपको सोना प्राप्त करने में नहीं मिलेगी जो सिटी में प्राप्त करने की थी, बट इन क्रेज, स्ट्रगल एंड एडवेंचर फॉर द क्वेस्ट ऑफ इट सेल्फ। लेकिन असली खुशी आपको कहाँ पर मिलेगी? जब उस प्रक्रिया के दौरान, जब उस सोने के प्राप्त करने की प्रक्रिया के दौरान जो आपने स्ट्रगल किया, जो आपने क्रेज दिखाया, जो साहस दिखाया, जो आपने स्ट्रगल किया, संघर्ष किया है, और जो आपने एडवेंचर, जो मुश्किलों का सामना किया है, उसमें असली खुशी मिलती है। अब थे एक बात बताओ, थे कॉलेज में आया, कॉलेज में क्यों आया हो? कॉलेज ने पास करने के लिए एक लिए तो आया, लेकिन क्या कॉलेज ने पास कर लिया उस दिन खुशी मिले? खुशी कटे दे क्लास में जा रहे हो, था दोस्ता साथ मिल रहे हो, उनके साथ कदे लड़ाई हो रही है, कदे उनके साथ मोमोज ठहरी बाहर ने थड़ी चाय पे बैठे हो पूरे पूरे दिन, है ना। एक कॉलेज में कौन गया बंक मार दियो, कदे कॉलेज को नाम दे के थे कोई सिटी पार्क में चला गया, कदे कॉलेज को नाम दे के मूवी देखने चला गया। तो हर सब चीज़ क्या मूवी है, कदे टान टीचर डांट दिया, स्पोर्ट्स कर लियो, तो हर सब चीज़ों में जो खुशी है वही अंतिम खुशी है, ना कि जिस तरीके से एल डोराडो जो सिटी ली गई है, उन मान लो थाली कॉलेज वाली परीक्षा उन पास करना है। समझ में आ गई? स्टीवंस पोर्ट्रेट द हैप्पीनेस एज ए डायनेमिक स्टेट ऑफ स्ट्रीविंग, तो जो स्टीवंस है उनके द्वारा पोर्ट्रेट किया गया खुशी को कैसे? एक जो जीवन को जीने का जो डायनेमिक, जो एक जीवन को जीने का जो अलग अलग तरीका है, उसके रूप में दिखाया गया है। द जर्नी टू ए गोल इज़ फिल्ड विद द चैलेंजेस एंड लेसन दैट इज शेप ए पर्सनस कैरेक्टर, जो ये इस जर्नी के अंदर, इस जो आप पूरे का पूरा, आप जय मान लीजिए कॉलेज में हो, अब कॉलेज के दौरान थे कितना चीज़ आप बंक कर रहे हो, कदे पढ़ रहे हो, कदे आधी रात में पढ़ रहे हो, कदे कॉलेज में जाके कुछ बच्चा पढ़ रहे हैं, तो अलग अलग लोगों मिल रहे हो, कोई कुछ मत चारो भाई लो है, कोई समझदार भाई लो है ना। तो इन सब इतना सब लोगों मिल रहे हो, तो असली ज्ञान कटे जो हर सब लोगों के साथ बैठ के तो अनुभव कर रहे हो ना, वो ही असली ज्ञान है, ना कि जो किताब के अंदर जो सिर्फ कॉलेज पास करके जाओगा वो है। तो यही दिखाया गया है कि असली इंसान के अंदर सेटिस्फिकेशन किस चीज़ में मिलता है? जब इंसान उसका चरित्र का निर्माण होता है, वो असली ज्ञान प्राप्त करता है उस जो जर्नी होती है उसके दौरान। A person who attained a goal without any effort or struggle will not feel the same sense of accumulation as someone who has toiled and overcome obstacle to get there। तो एक आदमी, कोई आदमी ने अगर आसानी से कोई जीवन में चीज़ मिल जाए, उस चीज़ में इतना मज़ो को नहीं आ जितना उन बार बार प्रयास करके अगर वो चीज़ ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से अचीव करा है, जब वो
अच्छो लगा उतनो। द हैप्पीनेस फॉर स्टीवंस इन द मार्चिंग एंड द जब वो बहुत ज़्यादा मेहनत करके रखा है, मार्चिंग एंड सीकिंग करा है, द कंटिन्यूस एफर्ट्स टुवर्ड एन आइडिया दैट माइट नेवर बी फुली रियलाइज। और जो इंसान लगातार मेहनत करके किसी चीज़ को, संघर्ष करके किसी चीज़ को प्राप्त करता है, उसमें जो खुशी मिलती है वो कोई भी चीज़ को आसानी से मिलने की खुशी के बराबर कभी भी नहीं हो सकती है। अगले वाला क्वेश्चन है, व्हाट स्ट्रेटजीज डज द ऑथर रेकमेंड फॉर गेटिंग अप ऑन कोल्ड मॉर्निंग। तो कोल्ड मॉर्निंग के अंदर ऑथर ने किन किन चीज़ों को रिकमेंड किया आपके सामने। इन द एसे और ऑन गेटिंग अप ऑन द कोल्ड मॉर्निंग लाइट हंट ऑफर्स ए ह्यूमर एंड द फिलोसफिकल अप्रोच ऑन द डेली स्ट्रगल ऑन ऑफ लिविंग बैड ऑफ ए चिल डे। तो यह जो ऐसे है ऑन गेटिंग अप ऑन कोल्ड मॉर्निंग, मतलब ठंड के दिनों में खड़े होना। तो यहाँ ठंड के दिन हम थे भी जब बेड से बिस्तर से बाहर ना हो तो था जीसो निकल जाने के बाद ओहो बाहर निकलना पड़ रहा है। तो बाई चीज़ दिखाई गई है एक अंदर भी। क्या दिखाया गया है, जो लाइव हंट है वो ऑफर करता है क्या, ह्यूमरस मतलब एक हास्यास्पदक और एक बहुत ही ज्ञान से भरी हुई बात करी गई है कि एक इंसान जब वो ठंड के दिनों में जब बाहर नहीं निकला तो को जीवन में कितना संघर्ष हुआ है। थारा भी होना है, बताओ मन कमेंट बॉक्स में, थाना भी बुरा लगा ठंड का दिन बाहर नहीं निकलो ग्राउंड जना। He does not offer practical tips like setting an alarm but instead suggest a mental strategy। तो वो क्या कहते हैं, उनके द्वारा जो ये कहानी लिखी गई है इसके अंदर वो कोई स्ट्रेटजी नहीं बताते हैं कि आपको अलार्म वगैरह लगा लेना चाहिए सुबह उठने के लिए, नहीं नहीं। वो कहते हैं कि हमें मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है सर्दियों में खड़े होने के लिए, पूरा युद्ध की तरह तैयार होना पड़ता है कि ओ अब तो बाहर निकलना ही पड़सी है ना। तो इसी चीज़ को तरीके से उन्होंने बताया, मतलब पूरा आपको पढ़ के अच्छा लगेगा इस स्टोरी को, आपको ज़िंदगी से रिलेट कर पाओगे। He personified the bad, making it the sweet temper and whisper excuse to stay in the comfort। उन्होंने personification क्या होता है, जो आपके सामने जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनको सजीव के रूप में दिखाना, मतलब इंसान की तरह उनको रूप दे देना। उसको क्या दिखाया गया है, जो बैड को इन्होंने स्वीट टेम्पटर की तरह दिखाया गया है, जो विस्पर और एक्सक्यूज करता है उसको किस तरह एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति की तरह दिखाया गया है, जो आपको क्या करता है, वो आपको हर वक्त क्या कहता है कि तो बिस्तर है उसको बताया गया है कि आप आराम, वो हमें हर समय ये दिखाता है कि आप मेरे अंदर ही रहे, तनबार न जान की जरूरत को नहीं, स्वीट टेम्पटर को यूज किया गया है। हंट मैन रिकमेंडेशन इज टू यूज वंस माइंड टू ओवरकम द फिजिकल डिजायर फ्रॉम वार्मथ। जो हंट का है उनका क्या मानना है, अगर तुम्हें इस जो ये दुविधा है अगर इससे तुम्हें बाहर निकलना है तो तुम्हें फिजिकल डिजायर होना चाहिए। फिजिकल डिजायर मतलब तुम्हें शारीरिक रूप से इतना क्या होना चाहिए, शारीरिक रूप से तुम्हारे अंदर इच्छा होनी चाहिए, शारीरिक रूप से तुम एकदम इच्छावान होने चाहिए इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। ही सजेस्ट डिस्ट्रैक्टिंग वन सेल्फ विद थॉट ऑफ वर्क। और आपको खुद को जो ये बिस्तर में जो गर्मी महसूस हो रही है, बिस्तर से आपका बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है, उसको खुद को कैसे मोटिवेट करना है बाहर निकलने के लिए, आपको अपने काम के बारे में सोचना है जिसको तुम करने के लिए जाने वाले हो। एंड और प्लेजर दैट अवेट्स आउटसाइड द बेड। और उस सुख के बारे में सोचना है जो तुम्हें बेड से बाहर निकलने के बाद में मिलने वाला है। बाई फोकस ऑन द अपॉर्चुनिटी ऑफ द डे। और साथ के साथ तुम्हें अपने जीवन में तुम बाहर निकल कर क्या क्या कर सकते हो, तुम्हारा किन किन चीज़ों पर लक्ष्य होना चाहिए, इन सब चीज़ों पर तुम्हें टारगेट करना, उन सब चीज़ों पर ध्यान देना। मतलब सीधी सीधी बात है, बिस्तरों बाहर निकलने के थन आया सोचना है कि बाहर ना जाऊँगा और बढ़िया सी एक ना चाय पी के आऊँगा या फिर चाय पकौड़ा खा के आऊँगा, जब आया की चीज़ों बारे में सोचना, जब तो बिस्तर छोड़ सको नई बिस्तर छोड़ जाओ, आत को नहीं सर्दियाँ। औरतें सच है जब वॉक और ए गुड वॉक, किसके बारे में सोचना है, आपको सोचना है कि अभी जाएंगे बाहर और थोड़ा सा घूम फिर के आएंगे और क्या करेंगे, चाचू पी के आ जाऊँगा। यहाँ याद कर लो किताब को तुमको तो थारा कोई लेना देना है को नहीं। वन कैन मोटिवेट द बॉडी टू फॉलो द माइंड कमांड। तो आपको आपका जो शरीर है उसको क्या करना है, मोटिवेट करना, उसको पूरा एकदम मोटिवेट करके रखना है, किसको, जो आपका दिमाग है की बातें माने वो। द ऑथर ह्यूमरसली एक्नोलेज द पेन ऑफ लिविंग द बेड। वो जो कवि है, लेखक है, वो यह चीज़ मानना है कि सही में सर्दियाँ बाहर नहीं निकलना बिस्तर से बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ो खेल है, बहुत बड़ी युद्ध जीतने जाए की चीज़ है। बट कंक्लूड दैट एम्ब्रेसिंग द कोल्ड एयर एंड द मॉर्निंग इज एन एक्ट ऑफ हीरोइक वर्च्यू। लेकिन जब आप इस जंग को जीत लेते हो तो अब आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप कोई युद्ध के हीरो हो। दैट्स बिकम ए अल्टीमेट रिवार्डिंग। और यही चीज़ आपको क्या करती है, आखिरकार में एक रिवार्ड करती है, आखिरकार में यही चीज़ आपको क्या बनाती है, दुनिया से अलग बनाती है। अगले वाला क्या है,
अगले वाला प्रश्न की बात करें, डिस्क्राइब द एस्ट्रोलॉजर्स क्लेवरनेस एंड द पर्सनैलिटी बाय आर के नारायण एंड ए एस्ट्रोलॉजर्स डे। तो आपको जो आर के नारायण के द्वारा एन एस्ट्रोलॉजर डे नामक जो किताब लिखी गई है उसके बारे में आपको बताना है। द एस्ट्रोलॉजर इन द आर के नारायणस एन एस्ट्रोलॉजर डे इज ए कैरेक्टर ऑफ द ग्रेट क्लेवरनेस एंड द स्ट्राइकिंग पर्सनैलिटी। तो द एस्ट्रोलॉजर है इन जो आर के नारायण के द्वारा एन एस्ट्रोलॉजर्स डे नामक जो एक कहानी लिखी गई है उसके अंदर जो करेक्टर है, जो चरित्र उसका बारे में थान बताना, वो क्या बहुत ही चतुर आदमी है, एकदम चतुर पर्सनैलिटी है, चतुर चालाक है एकदम। हिज एक्सट्रीम एक्सपीरियंस इज ए केयरफुली कल्टिवेटेड टू इंस्पायर द ट्रस्ट। तो देखो इम क्या है कि ये जो एस्ट्रोलॉजर डे है ना, इमें कोई पंडित की बात कही गई है, वो भी अपने नया पंडित है जिन ज्ञान क्या बात को नहीं, और वो बतावा यहाँ लोगों को हाथ देखी ओहो उन तो संपूर्णता को ज्ञान है। तो ये चीज़ में बताई गई है, हिज एक्सट्रीमली अपीयरेंस इज केयरफुली, मतलब उसका जो बाहर से देखकर लगेगा आपको कि ये तो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति है। ए सैफरॉन कलर टर्बन, उसने क्या कर रखा, एक आपका सैफरॉन मतलब गेरुए रंग का जैसे जो आपके संत वगैरह पहनते हैं ना, उस कलर का उसने क्या साफी बांध रखी है। ए डार्क फॉर हेड मार्केट विद द एस्ट, उसने बबूत अपने जो राख वगैरह अपने सर पे माथे पे लगा रखी है। एंड ए पर्सनल ग्लिमर इन हिज आइज, और उसकी आंखों में आपको एक विशिष्ट प्रकार की चमक दिखाई देती है। दैट इज एक्चुअली ए रिजल्ट इन द शार्प ऑब्जर्वेशन, और ये सब चीज़ उसने कहाँ से सीखी है, उसने अपने अनुभव से। जो संत वगैरह जो ये जो हाथ का पतड़ा वगैरह देखते हैं या फिर जो आपके सामने हाथों की रेखा वगैरह देखते हैं ना, वो लोग करते हैं, वैसे ही उसने सब कुछ वो कर रहा है। इज क्लेवरनेस लाइज नॉट इन जेन्युइन, उसकी जो वास्तविकता है, उसकी जो ज्ञान प्राप्त करने का जो तरीका है वो जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर की तरह दिखता है। मतलब एकदम जो एस्ट्रोलॉजर जो आपका जो हाथ की रेखाएं वगैरह देखते हैं, ग्रह नक्षत्र वगैरह देखते हैं, उसकी तरह एकदम वो उसका हुलिया वैसा का वैसा देखता है। बट इन द डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन साइकोलॉजी, लेकिन वास्तविकता यही है कि उसको कुछ ज्ञान नहीं है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, बस उसको इंसान की जो साइकोलॉजी होती है, उसकी सोचने का तरीका होता है, उसके बारे में उसको अच्छे से ज्ञान है। ही टॉक इन वे दैट इज एर्ग्यूज, वो ऐसे बातें करता है जैसे कि वेग इन कन्विंसिंग आस्किंग लीडिंग इन क्वेश्चन एंड द इलिक्ट इन्फॉर्मेशन। वो क्या करता है, सामने वाली व्यक्ति से क्वेश्चन पूछता है और उसको अपने अनुभव के आधार पर जवाब दे देता है। इट बैक टू प्रोफाउंड द इंसाइट्स, और साथ के साथ वो इस चीज़ से इंसाइट प्राप्त होते हैं। ही इज़ द अडेप्ट प्रोवाइडिंग जर्नलाइज एडवाइस दैट अप्लाइज टू मोस्ट ऑफ पीपल, और वो कैसे जवाब देता है, जैसे लगभग जीवन में जो लोगों के अप्लाई होते हैं। अब थे कोई भी आदमी हाथ की रेखा दिखाना जो वो क्या कहो 3-4 लाइन फिक्स है, तो नौकरी तो लगाओ लेकिन तन पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो सबने बेरो मेहनत करांगा जल्दी नौकरी लगा, पीसो तो बहुत कमावा है। मान ली कोई आदमी नौकरी लागे जिकन पीसा, लेकिन तेरा बच्चे को नहीं, यह भी वास्तविक बात है। इस दुनिया में कोई कन पीसो बच्चों भी होके, कोई कहीं कौन बच्चा है। अच्छा एक चीज़ और, तू मेहनत तो बहुत करे लेकिन तेरी मेहनत सफल को नहीं हुआ है, तो ये आदमी कोई आदमी किस्मत ही दुनिया में कोई की बढ़िया है कि कोई की बढ़िया कौन है। तो बस वही बात है। आया कोई एस्ट्रोलॉजर आर के नारायण की स्टोरी में जो कहीं की बात करे, जो आम जिंदगी में जो मुख्य बात है ना, जो सब पर लागू है, वहीं की बात वो करे है, लेकिन वो कने वास्तविकता में एस्ट्रोलॉजी को कोई भी ज्ञान को नहीं। Is there such some women in your life who is causing your troubles? Is true genuine genius is revealed at the end when he counters a man. उसकी वास्तविकता के बारे में कब पता चलता है, जब उससे एक व्यक्ति है वो टकराता है। एंड ए मैन ही बिलीव्ड ही हैज़ ए किल्ड ईयर अगो, और एक आदमी उससे टकराता, मैं इसकी स्टोरी बताऊंगा आपको फिर वो ज़्यादा क्लियर होगा। एक आदमी से टकराता और उससे क्या हो जाता है, उसको लगता है कि इस व्यक्ति को मैंने बहुत साल पहले मार दिया था। ही क्विकली थिंकिंग एंड साइकोलॉजिकल मैनिपुलेटिंग ऑफ देयर ओल्ड फ्यू टू सेव हिज लाइफ, लेकिन फिर वो उसको बता देता है कि भाई मैं तो उन्हें बहुत पहले मार दियो थो, और साथ के साथ इस पछतावे से वो घर छोड़ देता है। और उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में वो उससे टकराता है तो उसको उस चीज़ से मुक्ति मिलती है। तो देखो यह कहानी क्या है एस्ट्रोलॉजर की। एम एक एस्ट्रोलॉजर है जो मतलब शायद कलकत्ता की स्टोरी है, दिमाग से निकल गई मेरे। उठे की स्टोरी में क्या है, एक एस्ट्रोलॉजर की कहानी दिखाई गई है। एक जो हाथ को नक्षत्र ग्रह नक्षत्र पतड़ा वगैरह देखा करी ना, अथाई रेखा देखा करी, उसकी कहानी है। उनके है कि एक जो ग्रह नक्षत्र देखने वाला एक व्यक्ति है, वो मार्केट में बैठा रहता है। वो पूरी बता दी बबूत वगैरह लगा के टर्बन वगैरह बांध के। एक दिन क्या हो, एक आदमी को सम आओ वो ना के खगो भाई जी बोले तो अरे इतना ही ज्ञान है ना ज़्यादा, तो तू क्या काम कर, मेरो हाथ देख के बता कि मेरो भविष्य कहाँ को है। तो वो क्या करोगे, वो व्यक्ति देख के, वो व्यक्ति ने जो वो पतड़ो देखा करे, जो ग्रह नक्षत्र देखा करे, वो उनका गांव कोई व्यक्ति थो है ना, जिसको हाथ देखने के लिए बोले वो चैलेंज करे वो,
तो उनने क्या करा है, जो पतोड़ो देखा करा वो हाथ देख रहे टाइम उन मारियो तो क्या माले चाकू चुकू मार दियो हो और उन छोड़ के चले गए हो। वो एस्ट्रोलॉजर है वो उन लाग्यो कि वो व्यक्ति मर गो, और इस डर के साथ क्या वो पकड़ो जाको जना वो आपका जो ग्रह नक्षत्र देखे करा वो छोड़ के शहर में चले गए और उठे रहना शुरू कर दियो, धीरे धीरे वो काम पकड़ दियो। अब क्यों है उसके हिसाब से तो वो जो व्यक्ति है वो मर गो थो, है ना। अब क्यों है वो कई दिनों बाद में वो व्यक्ति फिर से होकर सामने आवा है और वो खाए मेरे हाथ देख, तो वो डर जाए एक बार, तो ओहो ये तो वही आदमी है। उनके करोगे बाद में वो वास्तविकता बताते कि तू इतना साल पहले तेरे पर अटैक हुए और तू मतलब तू तन मरण के लिए वो आदमी छोड़ के चले गए, वो वास्तविकता बताते। अब जो आदमी ने वो इतनी वास्तविकता बता दे तो वो आदमी भी डर जा कि अरे तो सही में ज्ञानी है, तो हर चीज़ को बेरो पता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि उनका कोई कौन बेरो तो या तो उसके साथ की घटना थी। इस चीज़ में जो एस्ट्रोलॉजर है वो बहुत दिन से पछतावा में जी रहे हो कि एक व्यक्ति ने मैं मार दियो। अब वो व्यक्ति को समझ जा तो एस्ट्रोलॉजर है वो लास्ट में पछतावा से बाहर निकल जाए। या पूरी की पूरी कहानी है, बाकी इसकी जो कहानी एक और मैं वीडियो में बता रखी है। अच्छा, मैं बीच में था 1 मिनट के लिए वीडियो में रोकना चाहूँगा, एक चीज़ कहना चाहूँगा कि काफ़ी बच्चा का मेरे पास सवाल आए कि सर मैंने SSC GD की, राजस्थान GK की 4th ग्रेड की मैं तैयारी करना चाहूँ। हाँ, तो तैयारी करने के साथ मन किताब बताओ जनकी तैयारी कर सका। तो मैं नीचे उरे देखो व्यू प्रोडक्ट को नाम लिख रखो गो, उरे जो बेस्ट किताब हुई ही उन किताबों को मैं लिंक दे रखा है ना। तो उरे से जाके ते क्लिक करोगा ना, जो भी किताब SSC GD की, राजस्थान GK की ऊपर कोई सी पर भी क्लिक करोगा तो जाके उन किताबों ने खरीद सको। बेस्ट किताबें सबसे सेल चल रही तो सेल से उठा के बेस्ट प्राइस में, सबसे सस्ती प्राइस में जो किताब मिल रही थी, सबसे बेस्ट रिलेवेंट, वह मैं थाने उनका लिंक दे दिए, जाके खरीद सको हो। और अगर काफ़ी बच्चे भाई पैसा को नहीं हुई, उसका हर टाइम पैसा को नहीं दी, तो काफ़ी बच्चे करो थे जो वीडियो में जो मैं लिंक दे रहा हूँ ना, हर किताबा ना कार्ट में डाल लियो और बाद में जाके खरीद लियो। अगर कोई एक आध टी-शर्ट को वगैरह को भी अगर थे खरीदना चाहो तो सेल चल रही है, उनको भी मैं लिंक दे दिए, कोई बढ़िया लगा तो थाने खरीद लियो उसका द्वारा। तो यह पूरी की पूरी कहानी थी। अब आप देखेंगे अगले वाली कहानी की तरफ। एक्सप्लेन द डिप्लेशन ऑफ द वार इफेक्ट इन द हेमिन्स एंड ओल्ड वे एट द ब्रिज। तो आपके सामने जो एक्सप्लेनेशन देना है डिप्लेशन ऑफ द वार के बारे में, जो ओल्ड मैन एट ए ब्रिज में दिखाया गया है। तो इन ओल्ड मैन एट ब्रिज अर्नेस्ट, ओल्ड मैन वाली स्टोरी तो मैंने आपको बता दिया। अपन अब ये जो शॉर्ट स्टोरी है डिफरेंट है, द ओपन विंडो यूज अर्नी एंड सरप्राइज, इसके बारे में पढ़ेंगे। जो शॉर्ट स्टोरी है जो कोस्की साकी की द ओपन विंडो, इसके बारे में जो क्या व्यंग्यात्मक और क्या सरप्राइज दिया गया इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। द ओपन विंडो इज ए मास्टर क्लास इन द यूज ऑफ ड्रामेटिक आयरनी। तो एक जो ओपन विंडो नामक जो यह कहानी है या क्या एक बहुत ही मतलब मास्टर क्लास समझ को थे मेरे लिए ना, जब मैं मास्टर क्लास कर दिए थे पास हो जाओ यहाँ की कोई मास्टर क्लास है या, लेकिन यह मास्टर क्लास क्या अलग है, एक अंदर व्यंग्य करे हुए है, साथ के साथ एक अंदर थाने थोड़ा सरप्राइज भी देखने मिल जाए। क्या को द स्टोरी सेंट्रल irony lies in the vast difference between the reader's known and what is the protagonist। तो या क्या के ऊपर व्यंग्य कर रही है कि जो डिफरेंस है, जो अंतर देखने मिले है, जो एक जो रीडर है, जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, जो लोगों के बारे में उसको कितना ज्ञान होता है और जितना वो दिखाता है उसके बारे में। Mr. Nuttall believes from the moment of the Nicene Versa began her elaborate that tale about the open window being a gateway। आपको इसमें क्या दिखाया गया है, इस जो मोमेंट के रूप में दिखाया गया है जहाँ पे जो ओपन विंडो है वो क्या एक गेटवे की तरह कार्य करता है, जो उसके रिलेटिव होते हैं जो उस गेट के द्वारा अंदर आते हैं। इसके बारे में ये जो स्टोरी है फैब्रिकेटेड मतलब बनाई एक तरीके से बनाई हुई स्टोरी रूप में दिखाया जाता है। द ह्यूमर एंड द सस्पेंस अराइज फ्रॉम द वाचिंग। जो इस कहानी में जो आपको थोड़ा इन्जॉयमेंट और जो सस्पेंस है ना वो कहाँ से देखने को मिलता है। जो मिस्टर नटल है वो नर्वस होते हैं और जुबिलेंट मैंने मतलब एक आदमी है उसका करना है और वो आपकी बातों के कर रहे हैं फंसा लिया है, इस चीज़ के बारे में दिखाया गया है। द सरप्राइज एलिमेंट कम एट द एंड, और जो लास्ट में जो सस्पेंस है वो कद आवा है जब लास्ट में देखने मिला है। द रीडर एक्सपेक्ट सब काइंड ऑफ रिजोल्यूशन टू द वर्साज फैब्रिकेट ट्रेजिडी। लेकिन बाकी वह जो वर्साज की जो बात कोई व्यक्ति है उसके द्वारा क्या कर दिया, जो जाल बिछाए गए थे, जो नकली चुपड़ी या बातें की गई थी वो उसी के ऊपर भारी पड़ जाती हैं। हावेवर हर आंट एंड द ड्राउंड मैन अराइव, जब उसकी आंटी है और उसका जो ड्राउंड मैन है वो आते हैं उसके पास। मिस्टर नटल फ्रेनेटिकली रिएक्शन, और जो मिस्टर नटल है उसका एक बहुत ही फ्रेनेटिकल जो आपका रिएक्शन देखने को मिलता है। वर्साज काम एक्सप्लेनेशन ही वाज अफ्रेड ऑफ द डॉग, और जो वर्षा है उसके द्वारा जो काम एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि वो कुत्तों से डर गई थी, ये भी देखने को मिलता है। रिवील द शॉकिंग ट्विस्ट, और यही चीज़ क्या है, एक जो शॉकिंग एक बहुत ही सरप्राइज करने वाला ट्विस्ट है वो आपको देखने को मिलता है।
द स्टोरी पंच लाइन इज ए कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द रीडर। और जो पंच लाइन है ये आपको कंप्लीट रूप से रिवर्सल देखने को मिलता है रीडर के बारे में। एंड ए मिस्टर नटल्स एक्सपेक्टेशंस, और मिस्टर नटल के जो एक्सपेक्टेशन है उसके बारे में भी। सो कास्टिंग साकिंग विट इज़ एबिलिटी टू द सबवर्ट कन्वेक्शंस। तो जो नटल के द्वारा जो एक्सपेक्टेशन थी वो क्या हो जाती है, पूरी की पूरी है वो ख़त्म हो जाती हैं। एंड एबिलिटी टू द कन्वेक्शन नरेटिव स्ट्रक्चर टू क्रिएट ए मेमोरेबल एंड द क्लेवर टेल। तो उसके द्वारा जो नकली बातें या झूठी बातें बनाई गई वो उस पर ही भारी पड़ जाते हैं, इस बारे में बताया गया है। तो यह आपके सामने पूरी की पूरी स्टोरी थी, द स्टोरी ऑफ द ओपन विंडो के बारे में। तो मैंने आपको कंप्लीट दोनों के टाइप पर्सन करा दिया, आप लॉन्ग टाइप पर्सन भी इसी से कर लोगे। अब आपको इनफ ज्ञान हो गया होगा इस चैप्टर, इस जो आपका पेपर होने वाला है इसके बारे में।